Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 9th of February. So on the first page, there are a few important news which we are going to discuss. First news is, My Shield is the trust of 140 crore Indians, said by our Honorable Prime Minister. सो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी हमें ऑलरेडी पता है कि बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा इनिशियली यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग के द्वारा जो रिपोर्ट आती है उसका अडानी ग्रुप में जितना पैसा LIC SBI इन सब ने यहाँ पे लगा रखा है, इसी वजह से अपोजिशन चाहता है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JCP यहाँ पर जॉइंट कमेटी ऑन पार्लियामेंट यहाँ पे बने और वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जाँच करे। तो इनिशियली हमने देखा कुछ समय तक यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा नहीं चल पाई, बट फाइनली हमने देखा कि पिछले 2 दिन से अच्छे से लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर चल रही है और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे चल रहे हैं। दो दिस इज पॉलिटिकल, बट बिकॉज ऑफ दिस अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले हमने ये देखा था कि कांग्रेस के जो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे गवर्नमेंट के खिलाफ कि उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है, दे आर हेल्पिंग अडानी ग्रुप की, इतने कम समय में कैसे उन्होंने इतना ग्रो कर लिया। पहले जो 619 पोजीशन पे थे इन द वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट, टॉप बिलियनियर लिस्ट 2014 के पहले, अब वो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट हो गए थे और पिछले बिफोर दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो ऐसा क्या चेंज आ गया और काफ़ी सारे सेक्टर्स में अब अडानी जी आ गए, ऐसे भी कुछ सेक्टर्स में आ गए जहाँ पे उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो यहाँ पे कल इन सब बातों का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जवाब दिया, बट उन्होंने यहाँ पर ना तो किसी भी मिनिस्टर का या किसी भी नेता का यहाँ पर नाम लिया, ना अपोजिशन के किसी नेता का नाम लिया, बट इनडायरेक्टली अपनी जो बात है वो अपनी रखी। इवन उन्होंने अडानी जी का भी बिल्कुल भी उसमें पूरा इसमें नाम नहीं लिया अपनी बातचीत में। उन्होंने बताया कि मेरी जो शील्ड है, मुझे जो सपोर्ट है वो 140 करोड़ इंडियन्स का है। दैट मीन्स दोज पीपल आर देयर जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और हम लोग यहाँ पे चुनाव जीत के आए हैं और हम लोग बार बार जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो उनकी पॉलिसीज़ है दैट आर हेल्पिंग द पुअर, जिस तरीके से फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू जल जीवन मिशन, यहाँ पे वाटर टैप कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सब बातों की चर्चा करी और कहीं ना कहीं इन सटायरिकल मोड यहाँ पे जो एलिगेशंस यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट के लीडर्स ने यहाँ पर, इवन अपोजिशन की दूसरी पार्टीज़ ने अगेंस्ट बीजेपी यहाँ पर लगाए थे, उनको भी यहाँ पे खारिज किया कि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है दे आर नॉट फोकसिंग ऑन, दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग, बट दे डोंट नो द रीज़न कि क्या प्रोटेस्ट करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट वैसा यहाँ पे पिछले 9 वर्षों में देखने को नहीं मिला, ऐसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर मानना है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज, सो दैट्स व्हाई ही सेड दिस स्टेटमेंट इन द लोकसभा, दैट इज माई शील्ड इज द ट्रस्ट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। चलिए देन सेकेंड न्यूज पे आते हैं। टर्की सीरिया क्वेक, डेथ्स नियर 12,000। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब से हमने देखा था, इट्स बीन 3 डेज की, संडे को हमने देखा था इन द अर्ली मॉर्निंग 4:15 बजे के लगभग, टर्की में एक 7.8 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से इसका जो एपिसेंटर रहा वहाँ और उसके आसपास जो एरियाज है, इवन जो उसका पड़ोसी देश है सीरिया, उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिला। और अभी तक जो डेथ टोल है वो लगभग 12,000 तक पहुँच गया, जहाँ पे लगभग मोर देन 9,000 पीपल हैड डाइड इन टर्की एंड मोर देन 2,600 पीपल हैड डाइड इन सीरिया ऑलरेडी। सो यहाँ पे जिस तरीके से देर आर मोर देन, इट्स बीन सेड दैट देर आर मोर देन 20,000 बिल्डिंग्स दैट हैव बीन डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। तो आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि जो डेथ टोल है ये और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस न्यूज़ में भी यहाँ पर फर्दर इलेबोरेशन जो 10th पेज पे दे रखा है उसमें भी यही चीज़ बताइए कि देर सर्टन वुमेन्स, देर सर्टन चिल्ड्रंस जो मलबे में नीचे दबे हुए थे, उनको निकाला, फिर अभी उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। तो इसी वजह से आने वाले समय में क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स है और जिस तरीके का यहाँ पर कोल्ड एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पर टर्की में, तो इवन दोज फोर्सेज हु आर वर्किंग कि लोगों को सेफली वहाँ से निकाला जा सके, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलें हो रही है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स भी साइट की गई जहाँ पे कुछ पर्सन्स ने यहाँ पर बोला कि जैसे ही अर्थक्वेक आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का था 7.8 का, तो इनिशियल जो 72 आवर्स रहने वाले वो बहुत क्रूशियल होने वाले, बट 72 आवर्स हो चुके हैं, बट फिर भी इतनी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतनी सारी डेड बॉडीज़ अभी मिली और इतनी सफलता यहाँ पर नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग टेम्परेचर इतना सर्द है, इतनी ज़्यादा ठंड है अभी टर्की में। तो स्पेशली लोगों को निकाल पाना, या जिन लोगों की यहाँ पर इसमें दर्दनाक मृत्यु हो गई है उनकी डेड बॉडीज़ को निकालना, तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे हो रखा है। और अगर हम ये बात करें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो हर संभव मदद हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल रिलीफ एंड इन टर्म्स ऑफ द डॉक्टर्स, तो वो एंड नर्सेज, वो भी हमने यहाँ पर भेज दिया है। और हमने हमारे जो C-17 ग्लोब मास्टर के 4 जो है ओवरऑल जो हमने फाइटर जेट, हमने जो ओवरऑल हमारे C-17 ग्लोब मास्टर के जो जेट्स हैं वो वहाँ पे भेज दिए और उनमें हर संभव मदद जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और इसी को के लिए जो
टर्की और सीरिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इस चीज़ के लिए थैंक किया इंडिया को कि इंडिया इज़ अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हु आर हेल्पिंग अस इन दिस करंट सिचुएशन। चलिए देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज आरबीआई लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है कि 25 बेसिस पॉइंट से, दैट मीन्स अगर 100 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे बुलाया था दैट मीन्स 1% की बात कर रहा है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ है, आरबीआई ने जो अपना बेंचमार्क लैंडिंग रेट होता है उसको 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया जो पहले 6.25% हुआ करता था आरबीआई का जो लैंडिंग रेट, बेंचमार्क लैंडिंग रेट, उसको अब 6.50% कर दिया, दैट मीन्स 25 पैसे से बढ़ा दिया। सो यहाँ पे क्यों बढ़ाया गया है, इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने स्टेप लिया है। पहले जब हम कोविड के समय की बात करें, लगभग 2-2.25 साल पहले की बात, तो हम देख रहे थे कि जो रेपो रेट है, बाकी सारी रेट्स हैं, उनको काफ़ी डिक्रीज़ किया गया था। बट चूंकि अब धीरे धीरे मार्केट में फंड्स की लिक्विडिटी यहाँ पर आ गई है, इसी वजह से यहाँ पे या लिक्विडिटी लाने के लिए रेट्स को इंक्रीज़ किया गया धीरे धीरे ताकि मार्केट में पैसों का फ्लो आए और अब यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा ना बढ़े। इसी को देखते हुए यहाँ पे जो बेंचमार्क लैंडिंग रेट है उसको 0.25% से बढ़ाया गया। इसी के साथ जो आरबीआई के हमारे गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास जी, उनसे जब पूछा गया कि यहाँ पे जो अडानी रिलेटेड कंट्रोवर्सी है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, तो इसमें आपका क्या कहना है, तो बोले कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत रॉबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक आध कंपनीज का इस तरीके से उनके शेयर्स डाउन हो जाना या उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स अगर पहुँचाती है तो उससे हमारा बैंकिंग सिस्टम पे कोई भी किसी भी तरीके का असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने साइट किया कि हम जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, जिस तरीके से ओवरऑल हमारा बैंकिंग मैकेनिज्म यहाँ पर है, तो वो बहुत अपने आप में बहुत रॉबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से उसको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, ऐसी कुछ रिपोर्ट से ऐसा भी यहाँ पर साइट किया गया बाय आवर ऑनरेबल आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी। देन एक और न्यूज जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, दैट इज अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। MHA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टेल्स राज्यसभा। सो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम अफेयर्स दैट इज श्री नित्यानंद राय जी, उन्होंने राज्यसभा में बात रखी कि अमरावती जो है वो स्टेट कैपिटल रहेगी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। सो अभी यहाँ पर कंट्रोवर्सी इसलिए आ गई क्योंकि हमने लगभग 10 दिन पहले हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल पहले हुआ करती थी विशाखापट्टनम, उसको हम परमानेंट कैपिटल यहाँ पर करने वाले। बट उसके पहले अभी तक ये कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि जो पुरानी सरकार थी उन्होंने ऐसा बताया था कि हमारे यहाँ पे देयर विल बी 3 सिटीज, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव की कैपिटल, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों की कैपिटल अलग अलग रखी जाएगी ताकि 3 सिटीज़ का डेवलपमेंट हो सके। सो अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल, ऐसी 3 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था। बट बाद में हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सब जुडीज़ है। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जब वो दिल्ली में आए थे, जब एक इन्वेस्टर्स मीट को एड्रेस जब वो कर रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स मीट हम यहाँ पे विशाखापट्टनम में रखेंगे और विशाखापट्टनम में मैं भी अपना जो सरकारी आवास है उसको शिफ्ट करने वाला हूँ और हमारी जो कैपिटल होगी वो विशाखापट्टनम होगी। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है श्री नित्यानंद राय जी, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अभी तक क्योंकि ये मैटर सब जुडीज है, ऑलरेडी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला है कि अमरावती जो है वो करंटली अभी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। तो इसी वजह से आने वाले समय में विल गेट मोर क्लैरिटी कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। बट अभी के लिए यहाँ पे मिनिस्टर ने ये बोला है कि अमरावती ही कैपिटल है किसकी, आंध्र प्रदेश की। इसका थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेशन और समझेंगे हम 3rd पेज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वी कैन स्किप। दिस द सिटी पार्ट। ओके, सो दिस वॉज दिस न्यूज दैट इज एज ऑन डेट। आज की बात अगर मैं करता हूं तो अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, MHA टेल्स राज्यसभा। जो मैंने अभी आपको बात बताई, श्री नित्यानंद राय जी, इज द पर्सन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। सो उन्होंने यहाँ पर राज्यसभा में अपनी बात रखी कि अमरावती, आज के दिन की अगर बात की जाए तो अमरावती ही कैपिटल है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। और इसी के बारे में बताया गया जिस तरीके से भी रिसेंटली जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि विशाखापट्टनम अब हमारी कैपिटल है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है और इसका हमें पता होना चाहिए। दो दिस इज स्टेट न्यूज़, बट फिर भी इसके बारे में हमने पहले भी अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बारे में हमने एक्सप्लेन भी अच्छे से समझाया कि क्या यहाँ पर क्यों पुरानी सरकार जो थी चंद्रबाबू नायडू जी की जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, क्यों उन्होंने यहाँ पर 3 सिटीज़ को डेवलप करने की बात की। और इनिशियली उन्होंने अमरावती को ही यहाँ पे फाइनल किया, फिर यहाँ पे नई सरकार आती है, उन्होंने 3 कैपिटल से रिलेटेड अपने जो आंध्र प्रदेश असेंबली है उसको, उसमें बिल लेके आए, फिर उसको वापस ले लिया। अब फिर से वापस से इसी से रिलेटेड बात चल रही है कि अब फाइनली किसको रखा जाए। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so today we'll be discussing 2 editorials and 1 opinion. So first of all, the first editorial, the title of the first editorial is saying
द लेसन फ्रॉम ए कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। सो यहाँ पे तो आज के फर्स्ट एडिटोरियल में और फर्स्ट ओपिनियन में हम इसी के बारे में समझेंगे, दैट इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। रिसेंटली क्या हुआ, एल विक्टोरिया गावरी जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें यहाँ पर एलिवेट करने की बात थी, उसी से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको यहाँ पर ऑर्डर ने साइड किया। ऑर्डर ने बेसिकली इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, किस तरीके से जो कॉलेजियम सिस्टम है, 5 मेंबर कमेटी होती है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की, वो रिकमेंड करती है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को, और मैक्सिमम जो जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 34 होते हैं। इन द सेम वे हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है जो रिकमेंड करता है, तो हाई कोर्ट में रिकमेंडेशन जो होते हैं, हाई कोर्ट में अभी जो रिकमेंडेशन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स रहते हैं, जो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे जुडिशियल सिस्टम में फ्लॉज है। ऑर्डर का ये मानना है कि अपने आप में ये रीसेंट कंट्रोवर्सी अपने आप में दर्शाती है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव अपना बहुत ज़्यादा यहाँ पर होल्ड रखना चाहता है। इस चीज़ को यहाँ पर ऑर्डर ने साइड किया, और इसी के साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जो इशूज़ है उनको साइड किया, और बात करी कुछ देशों की, कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, केनिया, यूएसए, इनकी बात की कि वहाँ पर भी इस तरीके के सिस्टम्स है, और वहाँ के सिस्टम्स भी ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट है, बट वहाँ बेसिकली होता क्या है, हमारे यहाँ उल्टा हुआ है कि पहले यहाँ पर क्या किया गया, रिकमेंडेशन कर दिया गया और उसको फाइनल असेंट भी दे दी गई, और फिर बेसिकली इसके लिए काम हुआ। बट बाकी देशों की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, पहले लोगों को बताया जाता है कि हम इनको अपॉइंट करने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो उसको केटर किया जाए, फिर बाद में उनका फाइनल उनको अपॉइंटमेंट उनका होता है। बट यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट हो जाता है और फिर लोगों को पता चलता है कि इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, अब उससे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी है तो वो आगे बढ़ती है। ऐसा ही कुछ अभी हमें देखने को मिला। एल विक्टोरिया गावरी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है, जो 3 मेंबर कमेटी जो हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड करता है, उन्होंने उनको रिकमेंड कर दिया। अब रिकमेंड करा मतलब दैट मीन्स उनका अपॉइंटमेंट हो गया, क्योंकि प्रोसेस क्या है कि वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है, फिर वो एसेंट दे देते हैं, तो इस तरीके का प्रोसेस रहता है। तो वैसा ही हुआ। बट फिर कुछ पिटिशनर्स ने क्या किया, इसके खिलाफ यहाँ पे वो कोर्ट में चले गए कि विक्टोरिया गावरी जी को हमने पहले भी देखा है कि ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने हेट स्पीच के अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ जो है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, उनके खिलाफ काफ़ी सारे कमेंट्स किए। तो शी इज़ एन अनबायस्ड पर्सन, अगर उनको वहाँ भेजते तो वो गलत होगा। तो फिर क्या हुआ, जिस दिन उनका यहाँ पर 10:35 पे जब उनका स्वेरिंग सेरेमनी होता था, होने वाला था, उसके कुछ मिनट पहले ही, यहाँ पे मिनटों पहले ही यहाँ पे उससे रिलेटेड बातचीत हुई। बट उस समय जो जस्टिस थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने बोला कि हम कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मुद्दा ये आ गया कि आपने रिकमेंड कर दिया और अब आप ही उसके खिलाफ यहाँ पे, मतलब आप ही की जो कमेटी है उसने कोई चीज़ को रिकमेंड किया, अब आप ही उसको क्वेश्चन कर रहे हैं या आप ही उस पर सुनवाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से ये पूरा टसल यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आई है द प्रॉब्लम ऑफ ओपेसिटी। सो यहाँ पे बोला कि द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया यूएसए, साउथ अफ्रीका, केनिया, वहाँ जिस तरीके का सिस्टम है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से उल्टी गंगा बह रही। पहले आप अपॉइंट कर देते हो, उसके बाद में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होती तो बाहर आती है। बट बाकी देशों की ऐसी स्थिति कि वहाँ कैसा होता है, पहले लोगों को बताया जाता है इनको अपॉइंटमेंट हो रहा है, और उसके बाद अगर उनसे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी रहती है तो उसको केटर करके फिर अपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता, इस तरीके का प्रोसेस। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या बताई, जेनस फेज कॉलेजियम सिस्टम, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया कि किस तरीके से। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ही रेकमेंड किया यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के लिए यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें सुनवाई के लिए जो जज बैठेंगे वहाँ पे फिर से जुडिशरी है, और जुडिशरी में कौन होंगे, जो दूसरे इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी कम एज वाले जजेस होंगे। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या होता है, 5 मेंबर कमेटी या फिर 3 मेंबर कमेटी जो रिकमेंड करता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को। बट अल्टीमेटली अगर उनके कॉलेजियम सिस्टम को ही क्वेश्चन किया गया तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। बट कोर्ट में तो होगी, बट कोर्ट में जज कौन होंगे, वो जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं तो उनसे जो कम एज वाले जो जज है वो रहेंगे। दैट मीन्स आपके सीनियर के द्वारा जो सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट्स किए गए आप उनको ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। इसी वजह से अभी जस्टिस संजीव खन्ना ने मना ही कर दिया कि हमारी एम्बिट में ही नहीं आता, और कॉलेजियम ने रिकमेंड किया तो बहुत सोच समझ के किया होगा। और एक तरफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी खुद भी बोलते हैं कि जब हमने पूरा फैक्ट चेक किया तो हमें ऐसा कुछ नहीं आया, हो सकता है ये बाद में चीज़ें आई है, ये हमने इसका संज्ञान नहीं लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि जब आप कॉलेजियम में रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो क्या आपने पूरा उनका बैकग्राउंड चेक यहाँ पर नहीं किया। तो इसकी वजह से जैसे ही ये एल विक्टोरिया गावरी जी का जो केस आया उससे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर इरप्ट हो गई कि किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम में जो फ्लॉज है और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एल विक्टोरिया गावरी जी करंटली जिस तरीके से यहाँ पर उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई है, उनको यहाँ पर जज बना दिया गया। तो इस वजह से
बहुत कंट्रोवर्शियल ये पूरा मामला यहाँ पर हो चुका है कि कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो इतने समय से यहाँ पर कंटिन्यूस फाइट यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे हमने देखा यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू वो बार बार इस तरीके की स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो तरीका है वो अपने आप में गलत है, इसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है। और ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो जुडिशरी का ऐसा मानना है कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो। सेकेंड थिंग यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की भी बात की। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि हमारे देश में अगर 3 टायर्स की बात करूँ तो लेजिस्लेचर इज देयर, एग्जीक्यूटिव इज देयर, जुडिशरी इज देयर। सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो अल्टीमेटली क्या करते हैं वहाँ पे बिल्स को पास करते हैं, एक्ट बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव काम उनको इंप्लीमेंट करना और जुडिशरी अपना जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे होता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू की बात की। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली कि जब मुझे पता है कि एग्जीक्यूटिव में कोई चीज़ गलत हो रही है, जुडिशियल में कुछ गलत हो रही है, तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ थ्रू जुडिशियल रिव्यू, इस तरीके के पार्ट से। बट मैं किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बट मुझे लग रहा है कि या एग्जीक्यूटिव को लग रहा है या लेजिस्लेचर को लग रहा है कि जुडिशरी काम सही नहीं कर रहा है, या जुडिशरी को लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव काम सही नहीं कर रहा, तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू होता है। तो उसको भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया और एंड में यहाँ पर ये बोला व्हाट्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम that the judicial order dismissing the challenge to Mr. Gowri appointment was the chronicle of a failure foretold. Once the collegium's recommendation was in, it was obvious that for the reason explained above, there would be no going back, regardless of the desired motivation of that individual actor involved. So यहाँ पे ऑथर ने बोला कि क्योंकि यहाँ पर एल विक्टोरिया जी, गौरी जी जिस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, जिन्होंने इस तरीके के हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ यहाँ पर दिए, तो ऐसे में जो सरकार उन्होंने बहुत जल्दी उनको रिकमेंड कर दिया, मतलब जो उनका रिकमेंडेशन कॉलेजियम का है उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर बाद में ये कॉन्ट्रोवर्सी आई। तो दिस क्लियरली शोज कि जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजियम सिस्टम, उसको जल्द से जल्द केटर करने की आवश्यकता है। अदरवाइज इस तरीके के इश्यूज आने वाले समय में और हमें देखने को मिल सकते हैं और एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टसल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। देन हम फर्स्ट ओपिनियन पढ़ लेते हैं। पहले वो पढ़ते हैं क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड ही है, सिमिलर ही है। सो व्हाट द टाइटल सेज, बेंच एंड बाइगॉटरी। 1 सेकेंड। बेंच एंड बाइगॉटरी, a judge's appointment exposes the opaque collegium system. So यहाँ पे भी collegium system की बात की कि क्या flaws है, क्या issues है in the collegium system. So यहाँ पे ऑथर ने बोला कि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, इवन जुडिशरी जो है कॉलेजियम सिस्टम, उसको भी यहाँ पर ऑथर ने क्रिटिसाइज किया, बट अल्टीमेटली सरकार को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ऑथर ने बोला कि सरकार अपने अकॉर्डिंग जिन लोगों को यहाँ पे पहुँचाना चाहती है इन द जजेस, वो वहाँ पे पहुँचा रही है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे साइड किया गया यहाँ पे ऑथर ने कि पहले भी एक रिकमेंडेशन यहाँ पर हुआ था, उस रिकमेंडेशन में अल्टीमेटली हुआ क्या कि सरकार जिसे चाहती थी रिकमेंड करना, उनका रिकमेंडेशन आज भी रोका गया, जिनका रिकमेंडेशन पहले ही हो गया। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, विक्टोरिया गौरी जी का रिकमेंडेशन बाद में हुआ है, बट उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है कि जिस पर्सन को रिकमेंड पहले किया उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट जिसका रिसेंटली यहाँ पर जो रिकमेंडेशन हुआ उसको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनके खिलाफ ऐसे एलिगेशन है कि वो हेट स्पीच में यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑथर ने साइड किया कि अभी जो हमारा यहाँ का जुडिशियल सिस्टम हो रखा है, और जिसको फिर से हाईलाइट यहाँ पे अभी जो रिसेंटली एम विक्टोरिया गौरी जी का जो अपॉइंटमेंट है उसने और ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट किया। तो दिस क्लियरली शोज द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एज वेल एज इन द इशूज विच आर पर्टेनिंग इन द कॉलेजियम सिस्टम। सो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया, अलॉन्ग विद जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट जो पहले होना था उनका अपॉइंटमेंट अभी तक भी नहीं हो पाया, बट करंटली यहाँ पे बता रखा है। इसको एक बार रीड करता हूँ मैं। It was clear that the government wanted to act ahead of any possible interim order from the court, which had agreed to hear petitions from a group of lawyers against her appointment. In the process, the government ignored a specific recommendation that R. John Satyan, an advocate whose candidature was earlier opposed by the ministry, be appointed first. मतलब जिनको पहले आपने रेकमेंड किया उसको पहले यहाँ पर सरकार को पहले कहीं ना कहीं उस पर सहमति जारी करनी चाहिए, बट वो तो हुआ नहीं, और अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ उसको कर दिया। तो इसी वजह से जितने फ्लॉज हैं, जितने इश्यूज हैं यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम में और कॉलेजियम सिस्टम में, उन सबको पूरा हाईलाइट यहाँ पे ऑथर ने किया है। चलिए देन हम सेकेंड एडिटोरियल पढ़ते हैं। Okay, so what the title of the second editorial says, a Nordic India connect to power a green transition. So यहाँ पे अभी कुछ समय बाद जो नॉर्वे है और जो फिनलैंड है, उन देश के ट्रेड मिनिस्टर भारत आने वाले हैं। दैट इज 9th और 10th फरवरी को, 2 दिन। और बेसिकली लास्ट ईयर में हमने देखा था कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, वहाँ पे इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी। नॉर्डिक समिट में देयर आर 5 कंट्रीज, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे। इन 5 देश के नेताओं के साथ, जो वहाँ के लीडर्स हैं उनके साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बात की थी।
इन सब देशों की बात करें, ये सब देश वैसे हैं जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी उन सेक्टर से बहुत काम कर रहे हैं। और इंडिया भी उन्हीं देशों में जो इससे रिलेटेड बहुत काम कर रहा है, स्पेशली जो डिजिटल पेमेंट्स है उन सब चीज़ों, जिस तरीके से इंडिया में यूपीआई प्रमोट हो रहा है, जिस तरीके से यूपीआई का यूसेज इतना बढ़ता जा रहा है, इन द सेम वे इन कंट्रीज़ में भी डिजिटल पेमेंट्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। सो यहाँ पे इन दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स का यहाँ पे आना, नॉर्वे और फिनलैंड का, ये अल्टीमेटली एक सिग्नल हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे देश के लिए। इस चीज़ को रिआइट्रेट हमारे यूनियन जो ट्रेड मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी हाईलाइट किया कि अब हमें आने वाले समय में और ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स यहाँ पे करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से ये जो देश है, नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात की, ये ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वो हम भारत में इंप्लीमेंट करके जो हमारे टारगेट्स है दैट इंडिया विल गेट नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070, हमें जो हमारा कह सकते हैं कोल का जो यूजेज है उसको कम करना है, अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना है, तो उन सब के तहत यहाँ पे क्या होगा, काम हो सकेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो विजिट होने वाली है दोनों देशों के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उनकी भारत में 2 दिन के लिए यहाँ पर उनकी यात्रा होगी। हम ऑलरेडी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से टच में हैं कि कैसे हमारा जो ट्रेड है उसको और फैसिलिटेट किया जा सके और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे साइन हो सके। हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जहां पे बोथ नॉर्वे एंड फिनलैंड हैव ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशंस विद इंडिया, ऑलरेडी बातचीत चल रही है। और फिनलैंड तो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और इंडिया यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाने की यहाँ पर बात कर रही है। और नॉट ओनली यूरोपियन यूनियन, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत बांग्लादेश के साथ हो रही है, हमारी बातचीत इसराइल के साथ हो रही है फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अल्टीमेटली उससे होगा क्या कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड्स है या उसमें और ईज होगी और उसमें और ईजिली हम और ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। सो दैट जिस तरीके का हमने एक्सपोर्ट का माहौल यहाँ पे इंडिया में बना रखा, हम कितना एक्सपोर्ट यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हमने $400 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट यहाँ पे किया था। सो दिस अल्टीमेटली इज ए सिग्नल कि इंडिया इज आइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कैसे हमारे देश में और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और कैसे काफ़ी सारे देशों के साथ हम और ज़्यादा ट्रेड को फैसिलिटेट और ईजिली यहाँ पर बढ़ा सकें। सो इसी वजह से ये जो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशंस को और बेटर यहाँ पे कर सकें। क्या सरकार का फोकस रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट? सो व्हाट द टाइटल सेज, द स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट डज द गवर्नमेंट एम टू अचीव विद डिसइन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि इस बार हमने अभी रिसेंटली जो हमारा बजट, यूनियन बजट 2023-2024 जो प्रेजेंट किया बाय आवर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, तो ओवरऑल जितना हर बार हम देखते थे कि डिसइन्वेस्टमेंट में जितना सरकार कोशिश करी उसको कम किया गया। लगभग यहाँ पे 51,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट यहाँ पे रखा गया, जो काफ़ी कम है अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें जिस तरीके से हम डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे थे। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? होता क्या है डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे सरकार अपनी कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो काफ़ी समय से लॉस में चल रही है, उनको लग रहा है कि इसको कंटिन्यू करने में लॉसेज और ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको प्राइवेट हैंड्स में अगर बेच देती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, जहाँ पे अगर कोई पूरी सरकारी कंपनी 100% उसको अगर प्राइवेट में दे दे तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। या फिर कोई 51% स्टेक, अगर किसी को मेजोरिटी स्टेक अगर सरकार अपना किसी प्राइवेट कंपनीज को बेच दे तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट का है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो पहले लेट जमशेदजी टाटा जी ने स्टार्ट की थी, बिफोर इंडिपेंडेंस 1932 में स्टार्ट किया था, फिर बाद में क्या हुआ, सरकार ने उसको नेशनलाइज कर दिया। फिर जैसे उसको नेशनलाइज किया तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो लॉसेज में चलता रहा। अब लॉसेज में चलता था तो रिसेंटली यहाँ पर लास्ट ईयर हमने देखा, इस रिलेटेड यहाँ पे सरकार ने डिसीजन लिया कि अब एयर इंडिया के जो लॉसेज है 60,000 करोड़ हो चुके हैं। अब इतने लॉसेज में चल रहा है बट फिर भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी के बाद डिसीजन लिया गया और एयर इंडिया को जो है टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। दैट मीन्स 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ले लिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स जो एंटिटी है सरकार की वो इतने समय से लॉसेज में चल रही है, उस लॉस मेकिंग एंटिटी को क्या किया जाए, हम प्राइवेट हैंड्स में बेच दें ताकि हमारा जो लॉस है उसको मतलब कह सकते हैं कम डाउन कर सके। तो इसी वजह से 60,000 करोड़ का जो लॉस है, 18,000 करोड़ तो टाटा ग्रुप ने दे दिया बट अभी भी 42,000 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट चुका रही है। सो यहाँ पे इस बजट में अगर मैं बात करूँ, एवर सिंस मोदी गवर्नमेंट इज देयर, लगभग 9 साल का समय हो चुका है, तो इनिशियली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस था कि जितनी भी CPSEs है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है विच आर लॉस मेकिंग, जो प्रॉफिट नहीं यील्ड कर पा रही, तो उनको अल्टीमेटली क्या किया जाए, उनको बेच दिया जाए प्राइवेट हैंड्स में। बट अब पिछले 1-2 साल से जो सरकार का फोकस है वो डिसइन्वेस्टमेंट में यहाँ पर कम हुआ है। और 2019-20 के बजट में भी सरकार ने कुछ कंपनीज के बारे में बताया था कि हम इनको यहाँ पर डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी तक भी उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो दिस क्लियरली इज ए सिग्नल कि अब सरकार, क्योंकि
इनिशियली जब सरकार यहाँ पे आई थी मोदी गवर्नमेंट, तब उन्होंने बहुत फास्ट पेस पे हमारे देश में डिसइन्वेस्टमेंट किया था। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी हुआ सरकार को कि जो कह सकते हैं कि कंटिन्यूस जो एक्सपेंडिचर सरकार के बढ़ रहे हैं, जिसका ऑलरेडी सरकार जानती है कि इससे कोई रिटर्न नहीं आना, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कि कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे, इस वजह से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। बट अभी यहाँ पर हमने देखा मोदी गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेप लिया और पिछले 7-8 साल से काफ़ी सारे डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस द स्टेटस एंड द प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में बताया गया, LIC का जिस तरीके से IPO आया और IPO से बेसिकली शेयर्स इशू हुए, तो उससे भी सरकार का जो खजाना है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो बहुत सारी कंपनीज IRCTC, ONGC सबके बारे में बता रखा है बस, बट मैंने यहाँ पे बजट और डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है उसके तहत रिसेंटली पिछले 8 से 9 साल में किस तरीके से सरकार ने काम किया उसको पूरा यहाँ पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट न्यूज, 1 Indian missing, 10 stuck in quake affected areas of Turkey, said by Ministry of External Affairs। So यहाँ पे हमारे Ministry of External Affairs के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि अभी जिस तरीके से डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक टर्की में आया, जिसमें लगभग टर्की और सीरिया में देखें लगभग 12,000 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है और अभी भी काफ़ी सारे लोग मलबे में वहाँ पर फंसे, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स वहाँ पर डिवास्टेट हो चुकी, बिल्कुल तहस नहस हो चुकी। तो ऐसे में यहाँ पर एक इंडियन और देयर आर 10 पीपल हु बिलोंग्स टू इंडियन कम्युनिटी वो वहाँ पे स्टक है और उनको निकालने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हमने ऑलरेडी हमारे डिस्कशंस में कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा था कि इंडिया ने जो अपने तरफ से जो हर संभव मदद प्रोवाइड कर सकते थे, दैट इज़ हमने हमारे ऑलरेडी प्लेन्स 4 C-17 ग्लोब मास्टर वहाँ पे टर्की में भेज दिए और हमारी जो NDRF की टीम है वो भी वहाँ पर गई है और वो उनकी मदद करी। इस चीज़ को टर्की ने और बाकी सारे देशों ने भी रिआइटरेट किया है कि इंडिया इज़ अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ जो हमारे देश में यहाँ आपदा आई है तो उसमें सपोर्ट कर रहा है। दो वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इंडिया और टर्की के रिलेशंस अच्छे नहीं है। टर्की बार कश्मीर का मुद्दा अलग अलग फोरम्स पे उठाता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट आज जब टर्की को यहाँ पर आवश्यकता थी तो इंडिया उन गिने चुने देशों में था जो सबसे पहले वहाँ पे जाके मदद कर रहा है। सो दिस शोज द फॉरेन डिप्लोमेसी एंड द वे इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अनदर न्यूज, इंडिया डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइनीज कंसर्न, सेड बाय जयशंकर। सो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने इस बारे में बताया कि हम भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, इन सब के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी उसको बेटर कर रहे हैं। इवन रिसेंटली हमने BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी पढ़ा था, जहाँ हम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनके साथ एक पूरा जो रेल कनेक्टिविटी, नॉट रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद भूटान ने इसके लिए मना कर दिया था, बट अभी भी BIN एग्रीमेंट, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का एग्रीमेंट चल रहा है। सो यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने बोला कि कीपिंग थ्रेड्स लाइक चाइना जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो हमारे लिए इन देशों के साथ हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना बहुत जरूरी है और इसी के लिए ट्रेड को फैसिलिटेट हमें करना है, तो हमें दोनों देशों के बीच में, इन सब देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने बोला कि कीपिंग चाइना एज ए बिग थ्रेट, हम अल्टीमेटली हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड यहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज दैट इंडिया इज डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइनीज कंसर्न्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देन द लास्ट पेज, दैट इज द वर्ल्ड सेक्शन। Zelensky makes strong appeal for British fighter jets। So यहाँ पे as you can see in the photograph itself कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, उन्होंने यहाँ पर UK विजिट किया और उनकी ओवरऑल ये 3rd विजिट रही एवर सिंस यहाँ 1 साल का समय हो जाएगा 24 फरवरी को, जब रशिया ने पिछले साल ही 24 फरवरी 2022 को अटैक किया था। तो अब यहाँ पे उन्होंने जाके, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया और ज़्यादा ऑफेंसिव मोड यहाँ पर अपना रहा है, तो यूक्रेन को और ज़्यादा असला बारूद यहाँ पर चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने किंग चार्ल्स III जो है UK के, उनको बोला है कि हमें और ज़्यादा यहाँ पर फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए जाए, सो दैट रशिया जिस तरीके से हम पे कंटिन्यूस अटैक कर रखा है हम उसको रिटेलिएट कर सकें। इवन पहले भी हमने देखा था फ्रांस यहाँ पे यूक्रेन की मदद कर रहा है, USA ने फाइटर जेट्स, टैंक्स प्रोवाइड किए, सेम थिंग गोज विद UK एज वेल, जर्मनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस पर्सन दैट इज मिस्टर जेलेंस्की इज अर्जिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल कि हमें हर संभव मदद यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, सो दैट ये जो सिचुएशन हमारे देश में हो रखी है और 1 साल यहाँ पे हो जाएगा, तो और काउंटर ऑफेंसिव तरीके से हम यहाँ पे रिटेलिएट कर सके अगेंस्ट रशिया। Then, next news, Biden wants US will act on China after downing surveillance balloon। So recently हमने देखा था एक बहुत बड़ा बलून हीलियम का जो लगभग 18,000 to 30,000 फीट की ऊंचाई पे जो चाइनीज बलून था वो अल्टीमेटली कहाँ चले गया था, US की साइड चले गया था। बट चाइना का एक क्लेम था ये बेसिकली हमारी टेरिटरी में था, हम सर्विलियंस के लिए यूज़ नहीं कर रहे थे, ये सिविलियन एयर स्पेस में हमारे यहाँ पे था, हम वेदर की कनेक्टिविटी ये सब देख रहे थे। बट चाइना का क्या क्लेम था, एक गलती से थोड़ी सी हवा चली और अल्टीमेटली वेस्टर्न विंड्स की वजह से वो कहाँ पहुँच गया, वो US में पहुँच गया और US
यूएस में भी कहाँ पहुंचा, मोंटेना में। मोंटेना जो ऑलरेडी यूएसए में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है और काफ़ी सारे मिलिट्री बेस वहाँ पे है। तो चाइना का ऐसा मानना था कि गलती से हो गया, बट यूएस का ऐसा मानना था कि चाइना हमारी जो लोकेशंस है उनको ट्रैक कर रहा है थ्रू जीपीएस और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके बाद अल्टीमेटली क्या किया गया, यूएस ने एक स्टेप लिया और वो जो पूरा बलून था उसको यहाँ पे बस्ट कर दिया। जैसे ही वो बलून यहाँ पे बस्ट हुआ, उसके बाद चाइना ने बोला कि ये यूएस के द्वारा स्टेप लिया गया बहुत गलत लिया गया, और दोनों के बीच में यहाँ पर जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो स्टार्ट हो गए। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो बाइडन जी जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है बाइडन वांट्स यूएस विल एक्ट ऑन चाइना आफ्टर डाउनिंग सर्विलेंस बलून, कि जैसे हमने ये इसको मतलब शॉट डाउन कर दिया तो चाइना बहुत ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। तो अब हम अल्टीमेटली क्या करने वाले, अगर इस तरीके की स्टेप चाइना और इसको बढ़ाएगा इस बात को, तो और हम अग्रेसिव स्टेप यहाँ पे अगेंस्ट चाइना यहाँ पर लेने वाले। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, जिसके बारे में हमने कल भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या ये बलून है, क्या इसमें हो सकता है, क्यों इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर चाइना करना चाहता है। चलिए, Okay, so in today's newspaper in economy section, I didn't find any news important from an examination point of view. So herein I conclude with today's session. That's all from